अजीज़ नाजरीन ग्रामी, दोस्तों, साथियों, तलबा तालिबात, आपकी खिदमत में मेरा आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ख़ास कर मेरी दुआ कि खुदावंद करीम आपको सेहत और तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी अता करें। तो जैसा कि हमने एक तसलसल शुरू किया अपने तलबा तालिबात की रहनुमाई के अतबार से, जो MA उर्दू, BS उर्दू या दिगर एतबार से उर्दू ज़ुबान व अदब से वो वाबस्ता है, उनके सवालात का जो जवाबात एक तसलसल शुरू किया हुआ है, ताकि आप और मैं मिलकर उनके बारे में जान सकें, उनके पस मंज़र को जान सके और अपने तलबा तालिबात की रहनुमाई में अपनी वो मदद का भी जो तसलसल है उसको भी जारी व सारी कर सके। आज अपने तलबा तालिबात की रहनुमाई के बारे से उनके सवालात की रोशनी में हम माहज़ के बारे में जानेंगे कि माहज़ किसे कहते हैं, और ख़ास कर MA उर्दू पार्ट 2 का जो पर्चा तहक़ीक़ व तदवीन है उसके अंदर तलबा तालिबात का ये बयान कर हमें इसके बारे में बताया जाए, हमें इसकी समझ वो नहीं आ रही। तो लिहाजा आज इन्हीं सवालात की रोशनी में हम मिलकर जानेंगे कि माहज़ किसे कहते हैं, ये किस ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका बुनियादी मकसद वो क्या होता है और इसकी बुनियादी जो अक़साम वो कितनी है, हम इनके बारे में जानने की कोशिश भी करेंगे। तो नए आने वाले जो नाजरीन सामीन हैं, मेरी उन सभी से दरख्वास्त भी है, वीडियो शुरू करने से कबल हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की आने वाली मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती भी रहे। तो जैसा कि हमने अपने तारों में देखा, हमारा जो आज का मौजू वो माहज़ है। अगर माहज़ लफ्ज़ पर बात करें तो ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान का है, जिसके मानी लेना या हासिल करने के एतबार से भी हैं। अब माहज़ का जो इतलाक़ है आम तौर पर उन ज़राए पर होता है जो किसी भी तहकीकी मौजू की तकमील के लिए मवाद फराहम करता है, वो माहज़ के मानों में समझा जाता है या उसको माहज़ के पस मंज़र में जाना और पहचाना भी जाता है। अगर इस लफ्ज़ यानी माहज़ को देखें तो ये मसादर या मुनाबे के इस्तेबार से भी समझा जाता है, यानी इसको दूसरे लफ्ज़ों में क्या मसादर या मुनाबे भी कहा जाता है। इस्तिलाही तौर पर देखें तो इस माहज़ का जो मतलब है वो तहकीकी मैदान में या तहकीकी मैदान के हवाले से, किसी भी तहकीकी हवाले से वो कुतब हैं जो तहकीकी काम में या तहकीकी सरगर्मी में मदद फराहम करती या वो हेल्पफुल होती दिखाई देती हैं। यानी इसको सादा लफ्ज़ों में कह लें कि तहकीकी मैदान में तहकीकी हवाले से वो कुतब जिनसे तहकीकी सरगर्मी में मदद ली जा सकती है, उसे माहज़ के नाम से पुकारा जाता है या उसे माहज़ भी कहा जा सकता है। अब इन माहज़ के ज़रिए क्या चीज़ें हम आसानी से ले सकते हैं, वो तहकीकी मैदान के अंदर एक नकात को और तहकीकी निगाह को वो ज़्यादा से ज़्यादा वो मदद भी दे सके। अब इस हवाले से हम देखें तो इस माहज़ के ज़रिए किसी भी फ़नपारे की अहमियत, उसकी जो मानवियत होती है, उस फ़नपारे की अज़मत, उस फ़नपारे की जो मेहनत होती है, उसकी जो मुशक्क़त होती है, उसका बाआसानी तरीके से अंदाज़ा वो लगाया जा सकता है। यानी ये कह लें कि माहज़ के बगैर तहकीक और तदवीन वो नामुकम्मल करार पाती है। माहज़ वो वाहिद शय है जो किसी भी तहकीकी फ़नपारे के अंदर तहकीक और तनकीक के मैदान में अपना वो किरदार अदा करती है और इसके ज़रिए ही उस फ़नपारे की अहमियत को जाना जा सकता है, इसके ज़रिए उसकी मानवियत को पहचाना जा सकता है और इसके ज़रिए उसकी अज़मत, उसकी मेहनत और उसकी मुशक्क़त को भी वो पहचाना जा सकता है और इसका अंदाज़ा बेहतरीन तरीके से तहकीकी मैदान में अपनी मिसाल वो आप भी है। अब इन माहज़ की बुनियादी अक़साम पर बात करें तो इसके बुनियादी तो हमारे पास दो अक़साम आती हैं। एक पहले नंबर हमारे पास है अवलीन यानी बुनियादी माहज़ के अतबार से, दूसरा हमारे पास है सानवी माहज़ के अतबार से। अब इन दोनों को एक एक करके जानते हैं मुख्तसर तौर पर कि ये किस लिहाज से क्यों कर और किस अंदाज से अपना किरदार भी अदा करते दिखाई देते भी हैं। पहले नंबर पर हम बात करते हैं कि अवलीन बुनियादी माहज़ के बारे में। अब अवलीन बुनियादी जो माहज़ कहलाते हैं, जिसे बुनियादी माहज़ के भी नाम से पुकारते हैं, इसके अंदर वो तजर्बा बयान किया जाता है, यानी वो तजर्बा, वो ज़ाती तफ्तीश, वो इंटरव्यूज़ होते हैं, वो सवाल नामे भी होते हैं, वो तहकीकी मुकाले भी होते हैं, वो मज़ामीन, खतूत, डायरियाँ, खुद नविश्त या सवानह उमरियाँ भी हुकूमती बोर्ड या हुकूमत वगैरह के है, ये बुनियादी अवलीन माहज़ में शुमार की जाते हैं। यानी ये सारे के सारे जो हमने ये पॉइंट नोट किए हैं, इनको बयान वो तजर्बे के अतबार से हैं, वो ज़ाती तफ्तीश के अतबार से हैं, वो किसी भी लिहाज से इंटरव्यूज़ होते हैं, वो किसी भी एतबार से सवाल नामे होते हैं, वो तहकीकी मुकाले भी होते हैं, वो मज़ामीन हैं, वो खतूत हैं, वो डायरियाँ हैं या खुद नविश्त हैं, सवानह उमरियाँ या दीगर एतबार से बात करें तो ये बुनियादी या अवलीन माहज़ में शुमार की जाती हैं। और ये बुनियादी माहज़ वो हैं
جو کسی بھی تحقیقی مقالے میں تحقیقی میدان کے اندر اپنا کردار وہ ادا کرتے دکھائی دیتے بھی ہیں۔ اب دوسری قسم ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے ثانوی محض کے اعتبار سے۔ اب ثانوی محض ہوتا ہے دوسرے درجے کا محض۔ اب اس کے اندر وہ کتابیں، وہ رسالے یا مقالے ریکارڈ بھی شامل ہوتے ہیں جو حقائق سے متعلقہ معلومات کو بغیر کسی مشاہدے کسی میں درج کر دیا جاتا ہے، وہ ثانوی محض میں شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی سادہ لفظ میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کتب ہیں یا وہ کتابیں ہیں یا وہ رسالے ہیں یا کسی بھی قسم کا وہ ریکارڈ جو بغیر کسی مشاہدے کے کسی کتاب کے اندر کسی رسالے کے اندر درج کر دیا جاتا ہے، انہیں ثانوی محض میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس کا جو بنیادی اصول ہوتا ہے، اب محض کی تو ہم نے بات کری اقسام کے حوالے سے، اب اس محض کا جو اصول ہوتا ہے، اب اس اصول کا جو بنیاد ثانوی محض پر کیا ہے، اصل محض کو ترجیح دی جاتی ہے۔ یعنی اصل کیا ہے وہ اولیت کے معنی میں، اور دوسرے کہ وہ ثانوی یا دوسرے نمبر پر ان کو درجہ دیا جاتا ہے، جبکہ ثانوی کو اول پر ترجیح کبھی نہیں جائے، یہ بنیادی اصول بھی ہے۔ دوسرے نمبر پر اگر بات کریں تو ہمارے پاس آتا ہے کہ کسی دوسری کتاب کا ترجمہ اس کو ہمیشہ ثانوی محض میں شمار کیا جائے گا، وہ اول محض یا بنیادی محض میں اس کو تصور ہرگز نہیں کیا جائے گا۔ اب تیسرے نمبر پر بات کریں تو ہمارے پاس محض کا جو اسلوب ہوتا ہے، اس کا پایا جو اعتبار ہوتا ہے اس کو جاننا بے حد ضروری ہے، یعنی اس کے پس منظر کو، یعنی بیک گراؤنڈ کو، کیا یہ اصل کے حوالے سے ہے یا یہ ثانوی کے حوالے سے، ان کا بنیادی فرق کرنا لازم ہے تاکہ تحقیقی میدان کے اندر کسی بھی فن پارے کا جو تحقیقی مطالعہ ہے وہ بآسانی طریقے کے ساتھ اور حقیقی معنی اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا جا سکے۔ اگر چوتھے نمبر پر بات کریں، محض کے بغیر کوئی بھی بات منظر عام پر نہیں آ سکتی، کیونکہ محض وہ سورس ہیں، محض وہ ذرائع ہیں جو کسی فن پارے کی حقیقت کو جاننے میں ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتے دکھائی دیتی ہیں، اور ثانوی محض کا جو حوالہ ہے وہ اثر کے بعد ہی دیا جاتا ہے۔ یہ اس کے بنیادی اصول و ضوابط، رول اینڈ ریگولیشن کے حوالے سے بھی جانے جاتے اور پہچانے جاتے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، آج یہی چیز دیکھیں تو یہ محض بنیادی طور پر کہیں تحقیقی میدان کے اندر وہ ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوتے ہیں جو اس تحقیقی میدان کے اندر اس تحقیقی مقالے کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں اپنا کردار وہ ادا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ مزید اگر آپ کا کوئی سوال ہے، کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو کمنٹس باکس میں کمنٹس کر کے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔